नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। फर्स्ट जो आर्टिकल है हिंदू का, काफी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की देखो एक जबरदस्त जजमेंट आई है जो कि करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। उसके बाद ये जो आर्टिकल है ये सेम सेक्स कपल्स के राइट्स यानी अधिकारों से संबंधित है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सेम सेक्स कपल्स को कौन कौन से अधिकारों से वंचित रखा जाता है जानेंगे इस आर्टिकल में। और लास्ट जो आर्टिकल है हमारा वो इंडियन एक्सप्रेस का है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित, उसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जो ये तस्वीर आप देख रहे हो ये है जामताड़ा के डीएम फैज मुमताज, और इन्होंने देखो बहुत जबरदस्त काम किया है। कहां के डीएम है? जामताड़ा। जामताड़ा वर्ड शायद आप सबने सुना होगा, इस पे एक वेब सीरीज भी बनी है। जामताड़ा के बहुत सारे यूथ गलत रास्ते पर चल रहे थे। जामताड़ा को देहाती साइबर अड्डा के नाम से जाना जाने लगा था। समझ गए क्यों? क्योंकि यहां के जो यूथ थे ना, फिशिंग करते थे बहुत सारे। फिशिंग मतलब जैसे देखो वो कॉल्स नहीं आती आपके पास, नमस्कार मैं आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहा हूं, आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, ठीक करवाना है तो यहीं से ठीक कर देंगे, एक ओटीपी आपके पास आएगा, आपको शेयर करना होगा। ऐसी ऐसी कॉल्स ये करते थे और जो बेचारे भोले भाले लोग थे वो ओटीपी शेयर कर देते थे और उनके अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते थे। लेकिन देखो ये जो डीएम थे ना, इन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं जो यूथ पढ़ना चाहते हैं कोशिश करूंगा कम से कम उनको सही रास्ते पर लाऊं। तो इन्होंने क्या किया, ऐसी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो देखो खराब अवस्था में हैं उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया, ताकि वो यूथ जो पढ़ना चाहते हैं उन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करके पढ़ सके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। तो ऐसे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और केस स्टडी जब आपको पास आए कि कोई डिस्ट्रिक्ट ड्रग से प्रभावित है या फिर यूथ गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल आप वहां पर भी दे सकते हो। आगे देखो हम बढ़े उससे पहले एक और जबरदस्त एग्जाम्पल जिसे आप खास करके ना ऐसे में यूज कर सकते हो। 2003 में ना साइंटिस्ट के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया 2 बंदरों के ऊपर। एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम मोनू। दोनों बंदरों को ना सेम काम दिया गया, दोनों ने उस काम को कंप्लीट कर दिया। लेकिन देखो काम कंप्लीट होने के बाद में ना दोनों को अलग अलग फ्रूट्स दिए गए। सोनू को दिया गया क्या? खीरा। और मोनू को क्या दिया गया? अंगूर। रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे सेम काम के लिए जब अनइक्वल फ्रूट, डिफरेंट फ्रूट दिया जाता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है, तो वो बंदर जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यानी सोनू जिसको थोड़ा घटिया फ्रूट दिया जा रहा है, उसका रिएक्शन कैसे है। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में 2 बंदर हैं, ये है सोनू, ये है मोनू। मैं वीडियो अभी चलाता हूं उससे पहले आपको समझा देता हूं। रिसर्चर दोनों को ना एक पत्थर का टुकड़ा देते हैं, इसको भी। जब बंदर उस पत्थर के टुकड़े को लौटाता है ना, तब रिसर्चर दोनों को फ्रूट देते हैं। लेकिन सोनू को दिया जाता है खीरा और मोनू को दिया जाता है अंगूर। तो आप रिएक्शन देखिएगा सोनू का, वीडियो देखिए। खीरा मिला, पहली बार में उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, उसे लगा ठीक है। लेकिन जब सोनू देखेगा कि सेम काम के लिए मोनू को अंगूर मिल रहा है, फिर देखिएगा। देखा आपने, फेंक दिया खीरे का टुकड़ा। अब बिल्कुल एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाएगा सोनू, क्योंकि इसको पता है सेम काम के लिए मुझे अनइक्वल ट्रीटमेंट दी जा रही है। तो ये देखो एक्सपेरिमेंट था। जाहिर तौर पे इवन देखो बंदरों को भी गलत लगता है जब उन्हें सेम काम के लिए अनइक्वल ट्रीटमेंट दी जाती है। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं। कैसा लगता होगा उन महिलाओं को जिनको सेम काम के लिए कम वेजेस दिए जाते हैं? कैसा लगता होगा उन महिलाओं को जो शायद उतना ही काम करती हैं जितना कि पुरुष, लेकिन महिलाएं काम करती हैं घर में और पुरुष काम करते हैं बाहर। शायद महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हों, लेकिन उनको घरों की डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल नहीं होती, घरों में डिसीजन लेने की पावर। इसके अलावा कैसे लगता होगा उन गर्ल स्टूडेंट्स को सेम एज आने पर, जब उनके भाई को तो बोला जाता है आप एजुकेशन कंटिन्यू कीजिए और गर्ल स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि बस आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया।
शायद वैसा ही लगता होगा जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में उस बंदर को लगता है, और वो तो शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो ठीक से जाहिर भी नहीं कर पाते होंगे। समझ गए? तो ये चीज आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो। बदलाव आना चाहिए, धीरे धीरे आ भी रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा धीरे आ रहा है। शायद देखो वर्ल्ड में अगर किसी एक ग्रुप की बात करें ना, जिसका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, सबसे ज्यादा ऑपरेशन हुआ है, जिसके साथ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो है वुमन। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज रिलेटेड टू करप्शन, और आप देखो एक तो जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और ये आर्टिकल लिखा गया है आर के राघवन के द्वारा। सीबीआई में पहले ये डायरेक्टर थे। हिंदू में काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं करप्शन से संबंधित और पुलिसिंग से संबंधित। तो सबसे पहले देखो हम कंटेक्स्ट जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ना हाल ही में एक जजमेंट आया। केस का नाम था नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन करते हैं ना, उसके बारे में काफी ज्यादा बुरा भला कहा और कहा कि ये जो करप्शन है खत्म होना चाहिए। खास करके जो ऑफिसर्स रैंक में बड़े हैं यानी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि देखो उनके ऊपर ही दारोमदार है एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने का। लेकिन अगर वही करप्शन में संलिप्त पाए जाएंगे तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा जो प्रशासन है, उसमें दीमक लग जाएगी। क्वेश्चन उठता है सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है इस जजमेंट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखो पहले क्या होता था, देखो करप्शन के केस में ना ऑफिसर को दोषी तभी करार दिया जाता था जब एब्सोल्यूट एविडेंस मौजूद होता था। एब्सोल्यूट एविडेंस समझते हो? मतलब आइटा ऑफ डाउट भी ना हो, तनिक सा भी डाउट ना हो कि इस पर्सन ने करप्शन नहीं किया है। लेकिन अब उस स्टैंडर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया है। हिंदी मूवीज में आप देखते हो ना काफी बार कि जो विलेन होता है वो ना कोर्ट में ना विटनेस को यानी गवाह को खरीद लेता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है। समझ गए? बोला जाता है विलेन के द्वारा विटनेस को कि तुम अदालत में मेरे खिलाफ गवाही मत देना, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम देखते हैं धमकी दे दी जाती है, अगर तुमने मेरे खिलाफ गवाही की दी तो अंजाम बुरा होगा। और बहुत बार तो आप ऐसे भी देखते हो कि विटनेस के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है। बोला गया कि अगर तुमने मेरे खिलाफ गवाही की तो मतलब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स का एक बार सोच लेना। तो मतलब ये सब चीजें होती हैं। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है और बोला है अगर देखो विटनेस कोर्ट में गवाही से पलट भी जाता है कि पहले तो विटनेस ने बोला कि हां इसने करप्शन किया था, इसने मेरे से पैसे लिए थे, लेकिन बाद में वो विटनेस पलट भी जाता है सेम गवाही देने से, तो भी अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस मौजूद है तो दोषी को सजा मिलेगी। यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। समझ गए? मतलब पहले जो प्रक्रिया थी ना कि एब्सोल्यूट एविडेंस मौजूद होगा, बिल्कुल इतना सा भी डाउट नहीं होगा, तभी सजा दी जाएगी दोषी को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, अगर एविडेंस मौजूद है, गवाह पलट भी गया तो भी दोषी को हम सजा देंगे। यानी जो स्टैंडर्ड है ना सजा देने का, उस स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर दिया है। इससे रास्ता साफ हो जाएगा। अब और ज्यादा दोषी जो आरोपी जो है उनको सजा मिल सकेगी। अब वो बच नहीं सकेंगे, ये इंश्योर करके गवाह को खरीद लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखो काफी अच्छी अच्छी चीजें भी बोली हैं इस जजमेंट में कि करप्शन देखो दीमक की तरह है, खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसका असर ना गरीब लोगों पर ज्यादा पड़ता है। इस आर्टिकल में राइटर भी काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते हैं। राइटर बोलते हैं कि देखो छोटे से छोटा काम हो, जैसे एक छोटा सा सर्टिफिकेट लेना हो, या फिर बिल्डिंग की रजिस्ट्री करवानी हो, बिल्डिंग का अप्रूवल लेना हो, हर एक काम के लिए लोगों को आज के समय में पैसा देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। और देखो दिक्कत और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब दोनों के बीच में ना एक नेक्सस देखने को मिलता है। सिविल सर्वेंट जो रिश्वत लेना चाहता है और बिजनेसमैन या फिर दूसरा पर्सन जो रिश्वत देना चाहता है, दोनों का आपस में अलायंस हो जाता है। लेकिन नुकसान किसको होता है? सरकार को। नुकसान किसको होता है? आम जनता को। ऐसे केसेस में जब दोनों का नेक्सस हो जाता है ना, रिश्वत देने वाला भी खुश और लेने वाला भी खुश। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, वो बोलेगा कि टेंडर आप मुझे दीजिए, मैं आपको रिश्वत दूंगा, आप मेरा काम जल्दी कर दीजिए, मैं आपको रिश्वत दूंगा। सिविल सर्वेंट ने उसका काम जल्दी कर दिया। लेकिन देखो बाकी लोग जिनका काम डिले से हुआ, जिनको नुकसान हुआ, फिर ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनको नुकसान होता है क्योंकि उनका काम देरी से किया गया। समझ रहे हो? मतलब ये तो नॉर्मल सा एग्जांपल है। कहने का मतलब ये है कि आज
जो करप्शन की जड़ें हैं ना इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं, सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, लेकिन वो जड़ें ज्यों की त्यों बरकरार रहती हैं। अब आप अनेकों ऐसे एग्जाम्पल देखोगे, जैसे देखो पूजा सिंघल हैं, आईएएस है झारखंड की, उनके घर रेड की गई, बहुत सारा 25 करोड़ के आसपास जो कैश है ना मिला जब रेड की गई। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम सुनते हैं बिहार में कि एक पुराना जो पुल है वो तक बेच दिया गया, मतलब सरकार को पता भी नहीं लगा, और जो पुराना पुल है जो खराब हालत में था बेशक, लेकिन वहां से स्टील निकाल के उस पूरे पुल को गायब कर दिया गया, बेच दिया गया। समझ गए? तो देखो ये सारी जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये जो जजमेंट आई है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अक्सर ना कुछ लोग ये बोलते हैं करप्शन को अगर खत्म करना है ना तो आप सजा को इंक्रीज कर दो। आप एक बात बताइए, अगर करप्शन के लिए मौत की सजा दे कर दी जाए तो क्या करप्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? नहीं। देखो जो लोग ये लॉजिक देते हैं ना कि सजा इंक्रीज की जाएगी, फांसी दी जाएगी करप्शन करने वालों को तो करप्शन नहीं होगा, वो लॉजिक गलत है। कम से कम हमारे सिस्टम के हिसाब से तो पूरी तरह से गलत है। कैसे? देखो जब अगर मान लीजिए करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए मौत की सजा कर दी जाएगी ना, तो सोच के देखिए एविडेंस भी तो उतना ही मजबूत चाहिए सजा को साबित करने के लिए। जज बिना सोचे समझे किसी को मौत की सजा नहीं दे सकते ना, एविडेंस बहुत जबरदस्त वाला चाहिए। फिर करप्शन का आरोप साबित करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको करप्शन खत्म करना है ना, सजा का प्रावधान तो अभी भी अच्छा खासा है, लेकिन सिस्टम में कमियां हैं कि आरोपी छूट जाते हैं, आरोपियों को पूरी तरह से सजा नहीं मिल पाती। तो यह सिस्टम ठीक होना चाहिए, जिसकी शुरुआत है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने की है। हालांकि देखो पहले भी बहुत कुछ हुआ है, राइटर भी इस बात को मानते हैं कि इस जजमेंट के बाद करप्शन दूर हो जाएगा। इतना आइडियलिस्ट मैं नहीं हूं, और इतना आइडियलिस्ट शायद आप भी नहीं होंगे। आपको भी पता है कि एकदम से तो करप्शन खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या सॉल्यूशन है? देखो सबसे बड़ी जो चीज है ना पब्लिक ओपिनियन, जिसकी बात राइटर भी करते हैं। यहां पे देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए दो एस्पेक्ट्स हैं करप्शन के खिलाफ लड़ाई में। पहला, लॉ स्ट्रॉन्ग हो और लॉ की एप्लीकेशन उसका रिजल्ट अच्छे से आए। कन्विक्शन कम हो पाता है क्योंकि जुडिशियल सिस्टम खराब है, सालों साल केस चलते रहते हैं। दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अगर देखो देश की जनता बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हो जाए ना, तो फिर भ्रष्टाचार करना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है हमारे देश की बहुत जनता का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो क्या कहता है, चलता है, ये सब तो चलता है। तो इसी वजह से देखो चलता है चलता कह के भी करप्शन आज तक चला आ रहा है। तो जड़ से खत्म करना है ना तो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि देखो पब्लिक ओपिनियन स्ट्रांग होगी ना तो फिर जो चुने हुए लीडर्स हैं वो भी सख्त होंगे करप्शन के अगेंस्ट। क्योंकि बहुत बार सिविल सर्वेंट्स ने ये बोल देते हैं कि ना हम इसलिए करप्शन करते हैं क्योंकि हमसे ना ऊपर से डिमांड आती है। जो लीडर्स हैं हमें बोलते हैं कि एक महीना का आप 50 लाख लाइए, 10 करोड़ इकट्ठा कीजिए। जैसे महाराष्ट्र में आपको याद होगा सचिन वाजे, अनिल देशमुख, वो सारा एक बड़ा नेक्सस आया था। सचिन वाजे ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख जो उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे बोला आप एक महीने के 100 करोड़ रुपए लाके इकट्ठा कीजिए, मुझे दीजिए। तो बहुत बार ना सिविल सर्वेंट्स ये बोल देते हैं कि हमें पॉलिटिशियंस बोलते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो देखो ये सब चीजें तभी जाएगी जब पब्लिक ओपिनियन स्ट्रांग होगी, जब जुडिशियल सिस्टम इंप्रूव होगा, जब हमारे लीडर्स के पास में विल पावर होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया करप्शन से संबंधित। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब दूसरा आर्टिकल। इसके बाद देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, सेम सेक्स कपल्स के अधिकारों से संबंधित है। और आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे जीएस में भी आप एक डायमेंशन ऐड कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो पहले बेसिक्स की बात करते हैं। हमारे देश में सेम सेक्स के कपल अगर आपस में शादी करता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर लेता है, एक लड़की दूसरे लड़की से शादी कर लेती है, तो उस शादी को कानून मान्यता नहीं देता है। समझ गए? शादी वो बेशक कर लें लेकिन कानून की नजर में उसे शादी नहीं माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में वो कपल, सेम सेक्स कपल्स, काफी सारे अधिकारों से ना वंचित हो जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ये सारे वो अधिकार हैं जिससे सेम सेक्स के कपल वंचित रह जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट की पेंशन या फिर मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलते, जैसे मैटरनल बेनिफिट एक्ट नहीं होता उसमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलते, लीव ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता पार्टनर के लिए,
राइट टू प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस का अधिकार नहीं मिलता, उसके बाद बच्चे को गोद लेना हो तो जॉइंटली एडॉप्ट नहीं कर पाते वो, और तलाक होने की सूरत में जैसे मेंटेनेंस जो दिया जाता है ना, उसका अधिकार भी उनका खत्म हो जाता है। सबसे लास्ट में राइट टू टेक इमरजेंसी मेडिकल डिसीजंस, सारे के सारे जो अधिकार हैं उनसे वंचित रह जाते हैं सेम सेक्स कपल्स। अब देखो देश की अलग अलग हाईकोर्ट्स में ना सेम सेक्स कपल्स ने ना पिटीशन फाइल की हुई है काफी सारी। उनकी मांग यह है कि हमारी शादी को आप मान्यता दो, हमें अधिकार दो कि हम भी हमारी शादी को लीगलाइज करवा सकें। देश की अलग अलग हाईकोर्ट्स में 15 ऐसी पिटीशंस पेंडिंग थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन सारी पिटीशंस को अपने पास बुला लिया और बोला कि हम अब इस इशू पर फैसला देंगे। समझ गए? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ठान लिया है, अलग अलग हाईकोर्ट्स को बोला है आप जहां थे वहीं रुक जाइए, सारी पिटीशंस अपने पास मंगवा ली हैं ताकि हर एक एस्पेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे सके। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि भैया आप ना 13 फरवरी से पहले नहीं 15 फरवरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप 15 फरवरी से पहले इस इशू पे ना अपनी राय दे दीजिए, जो भी आपका स्टैंड है ना उसको आप बता दीजिए। वैसे तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये क्लैरिफाई कर रखा है कि हम सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड ये है, देखो इससे ना पर्सनल लॉज का पूरा जो ताना बाना है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर हम सेम सेक्स कपल्स की शादी को लीगलाइज करते हैं तो। जैसे देखो वो कपल्स जो अपने अपने धर्म के पर्सनल लॉज में शादी नहीं कर पाते ना, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1954, मुस्लिम मैरिज एक्ट, उनमें वो शादी नहीं कर पाते ना, तो वो शादी कर सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। तो इजाजत चाहते हैं सेम सेक्स के कपल्स कि हमें भी इजाजत दी जाए, हम भी शादी कर सकें स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। अब देखो यहां पर भी दिखते हैं, पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड अगेंस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि जो भी आपका स्टैंड है वो आप लिखित में दीजिए, कब? 15 फरवरी से पहले। उसके बाद 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर अपना वर्डिक्ट देगा। अब देखो ना काफी सारी डायमेंशंस हैं इस पूरे इशू में। राइटर तो ये कहते हैं, देखो ऑलरेडी कुछ सुप्रीम कोर्ट के अच्छे जजमेंट्स आए हैं जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी को एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं, बट देखो बहुत कुछ आना बाकी है। अब एक जजमेंट आया 2017 में पुट्टास्वामी केस में, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित। उसके बाद 2018 में नवतेज जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अब क्रिमिनलाइज नहीं होनी चाहिए, यानी होमोसेक्सुअलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। पिटिशनर्स का आर्गुमेंट देखो ये है कि हमारी जो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दी जा रही है ना, ये काफी सारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। जैसे सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, आर्टिकल नंबर 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ के भी अगेंस्ट है। इसके साथ साथ पिटिशनर ने यह भी आर्गुमेंट दिया, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें अब इंडिया देखो इसका सिग्नेटरी है, ये जो 1948 का ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है। इस डिक्लेरेशन का भी आर्टिकल जो 16 है ना, वो ये कहता है मैन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनैलिटी और रिलीजन हैव द राइट टू मैरी एंड टू फाउंड ए फैमिली। तो इस डिक्लेरेशन का आर्टिकल नंबर 16 है, ये उसको भी वायलेट करता है। सरकार के द्वारा यह कहना कि सेम सेक्स कपल जो हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। समझ गए? अब देखो राइटर ना एक डायमेंशन और डालते हैं। मान लीजिए सेम सेक्स कपल्स को इजाजत मिल भी जाती है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में शादी कर लीजिए, तो भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? जैसे देखो आप अक्सर ये चीज देखते हो कि एक अलग अलग धर्मों के जो कपल हैं आपस में शादी कर लेते हैं, लड़का लड़की दोनों अलग अलग धर्म के हैं। अब दिक्कत यह होती है कि जब वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में अपनी शादी रजिस्टर करवाना चाहते हैं ना, तो रूल ये है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उनको बोलेगा कि मैं आपकी एप्लीकेशन लेता हूं, तो ना वो उस चीज को कि पब्लिसाइज कर देते हैं कि ये कपल शादी करना चाहता है, किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रजिस्टर करवा सकता है। 30 दिन का टाइम देना होता है। जैसे आज 10 जनवरी है, आज कोई कपल आया शादी की फरियाद लेके कि हम शादी करना चाहते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर
पहले उस एप्लीकेशन को ना पब्लिसाइज कर देगा कि ये लोग, ये लड़का, ये लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, किसको दिक्कत है तो वो अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है। 30 दिनों तक अगर कोई ऑब्जेक्शन ना आए तब जाके फिर उनकी शादी होती है। लेकिन देखो इसी बीच कुछ लोग जैसे विरोध करने लगते हैं अलग अलग धर्मों के, वो कहते हैं कि नहीं, शादी नहीं होने देंगे। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, जब देखो इंटर रिलीजियस मैरिज होती है तब भी बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। तो सेम सेक्स कपल्स को अगर इजाजत दी जाएगी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में, तब भी यह दिक्कत उनको आएगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पब्लिसाइज करेगा कि ये कपल्स सेम सेक्स के हैं, शादी करना चाहते हैं, किसको ऑब्जेक्शन है तो आ जाए। तब तक तो देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, हम ये शादी नहीं होने देंगे, रुकावट आ जाएगी शादी में। तो मतलब ये जो प्रोविजन है ना, इसको भी हटाया जाए कि 30 दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फरियाद देनी है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पब्लिसाइज करेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तब जाके शादी होगी। समझ गए? अब देखो एक और डायमेंशन है यहां पे। डायमेंशन ये है, के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कहा था। अब जो सेम सेक्स कपल हैं, अब शादी करना चाहते हैं, अगर उनको इजाजत मिल गई स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा उनको कि आप फरियाद लेके आइए, मैं उसको पब्लिसाइज करूंगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जैसे ही वो पब्लिसाइज करेगा, ये तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया ना, प्राइवेसी तो खत्म हो गई। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने सबको बता दिया कि ये सेम सेक्स के हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ये राइट टू प्राइवेसी का भी हनन है, जो कि अब एक फंडामेंटल राइट है। समझ गए? अब देखो एक पॉइंट ये आता है, वैसे तो ना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में एक अच्छा जजमेंट दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में बोला था कि वो लोग जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना चाहते हैं ना, वो ये बात चूज कर सकते हैं कि उनकी यूनियन को, उनकी शादी को पब्लिसाइज ना किया जाए। लेकिन देखो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था, तो पिटिशनर जो है ना, अब वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ना कॉन्क्रीट जजमेंट दे इस इशू पर, और वो एक कानून की शक्ल ले ले, ताकि भारत के किसी भी हिस्से में सेम सेक्स कपल अगर शादी करते हैं तो उनके साथ इस प्रकार से बिहेवियर, उनके साथ इस प्रकार से ट्रीटमेंट ना हो कि शादी पब्लिसाइज हो जाए, उनको गलत मतलब उनको अच्छा फील ना हो, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। समझ गए? लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, अगर देखो इंडिया सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर देता है ना, तो इंडिया उन 30 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां पर अभी तक सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है। और एशिया में इंडिया दूसरे नंबर का देश होगा। एशिया में देखो अभी तक सिर्फ ताइवान ऐसा देश है जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करार दिया गया है। तो इंडिया ताइवान के बाद पहला ऐसा देश होगा जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जाएगा। तो एशिया में इंडिया उन देशों की लिस्ट में शामिल होगा जहां पे सेम सेक्स कपल्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो तीसरा जो आज का आर्टिकल है ना, वो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 में भी इस टॉपिक से, इस आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। देखो एनसीईआरटीज में ना, जब हम 6ठी 7वीं की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि हम बीमार क्यों होते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे फॉरेन बैक्टीरिया और वायरसेस या फिर दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो उन हार्मफुल बैक्टीरियाज और वायरसेस के अगेंस्ट लड़ता है, लेकिन देखो बहुत बार हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो फेल हो जाता है। उन फॉरेन बैक्टीरियाज और वायरसेस जिन्होंने हमारी बॉडी पर अटैक किया है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर अब अपनी गिनती को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उनका मुकाबला नहीं कर पाता। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम लेते हैं एंटी माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल हार्मफुल बैक्टीरियाज ने अटैक किया है तो हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे देखो पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था, कोई बंदा बीमार हो गया, बुखार हो गया, और उस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो उन बैक्टीरियाज का, हार्मफुल बैक्टीरियाज का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, तो पेनिसिलिन की दवाई ली। पेनिसिलिन तो उस समय था, आज तो अनेकों तरह के एंटीबायोटिक्स हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स की जो गोली आप लेते हो ना, वो उन हार्मफुल बैक्टीरियाज के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और उन बैक्टीरियाज को हरा देता है। आप फिर से स्वस्थ हो जाते हो, बुखार ठीक हो जाता है। समझ गए? तो एंटी माइक्रोब्स मतलब जो हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हराते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। एंटीबायोटिक्स जो हार्मफुल बैक्टीरियाज को हराते हैं जिन्होंने आपकी बॉडी के ऊपर अटैक किया है। अब देखो मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन बताता हूं। मान लीजिए
कोई पर्सन बीमार हो गया, उसका इम्यून सिस्टम ने जवाब दे दिया, इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स की जो दवाई ली उसने भी असर नहीं किया। अब देखो ऐसे हालात में तो वो पर्सन ठीक ही नहीं होगा। यही है देखो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, कि मतलब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने पर्सन की बॉडी के ऊपर अटैक किया है, उन हार्मफुल बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस के ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने दवाई के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया है, दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है। तो इससे तो देखो सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। इसीलिए कंटेक्स्ट ये है, WHO ने ना एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को टॉप 10 हेल्थ थ्रेट्स में से एक माना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरकार देखो ऐसी सिचुएशन आ ही क्यों सकती है कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस हैं उन पर दवाई का असर होना बंद हो जाए, वो दवाई के अगेंस्ट, एंटी माइक्रोब्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर लें। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे देखो बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे देखो सबसे बेसिक रीजन ये है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी माइक्रोब्स। मतलब जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स, मैं समझने के लिए एंटी माइक्रोब वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, एंटीबायोटिक कर रहा हूं, क्योंकि इससे आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत सारे लोग लेते हैं बीमार पड़ने पर। कोविड के दौरान अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स ली गई, जिसका देखो काफी नेगेटिव इंपैक्ट सामने आए। तो बहुत सारे लोग ना जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उन पर फिर बाद में असर होना बंद हो जाता है और वो रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। ये पहला रीजन है ओवर यूज का। उसके बाद देखो दूसरा रीजन है बीच में कोर्स को छोड़ देना। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको 5 दिनों तक एंटीबायोटिक्स लेनी है, लेकिन 3 दिन में पेशेंट ने थोड़ा अच्छा महसूस किया, उसके बाद सोचा अरे अब तो मैं ठीक हो चुका हूं, मैं और गोली नहीं लूंगा। तो एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स है ना वो बीच में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। समझ गए? ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन देखो हमारे देश में ना बहुत सारे लोग, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, कभी ना कभार हमने भी शायद ऐसी गलती की होगी, कुछ लोग ना खुद से ही गोली ले लेते हैं। थोड़ा बीमार फील हुआ, अरे यार डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, ये दवाई है मैं ले लेता हूं। ऐसे देखो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स बहुत से लोगों के द्वारा ले ली जाती है। तो इससे भी एंटीबायोटिक्स जो रेसिस्टेंस है वो डेवलप हो जाता है। इसके बाद चौथा रीजन क्या है? चौथा रीजन देखो ये है, बहुत सारे एनिमल्स को ना दवाई दी जाती है उनकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, और उसमें भी एंटीबायोटिक्स होता है। जैसे एक बहुत बड़ी वेटनरी ड्रग मेकिंग कंपनी है जोइटिस, उसके ऊपर आरोप लगा था कि वो पोल्ट्री की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देती है उनको, ताकि उनकी ग्रोथ ज्यादा हो। बाद में यूएस ने उस कंपनी पर बैन लगा दिया था, लेकिन इंडिया, आपको पता है थोड़ा अप्रोच में हमारा देश ढीला है, तो बाद में यूएस के बैन लगाने के बावजूद वो दवाई हमारे देश में बिकती रही। समझ गए? तो अब देखो ऐसी मुर्गियों को अब इंसान खाएगा, ऐसी फिशेस को जब इंसान खाएगा जहां पे एंटी माइक्रोबियल या फिर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है, तो वही चीज फिर इंसान में भी हो जाती है। ये मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है। इसके अलावा देखो आप मान लीजिए सैनिटेशन मान लीजिए, हाइजीन मान लीजिए, तो इन सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है अगर हमें इससे निजात पाना है। समझ गए? अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखो सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है ना वो तो प्रिवेंशन ही है, कि आप प्रिवेंशन बरतो, मतलब इन्फेक्शन कम से कम हो, एंटी माइक्रोबियल ये इंश्योर करो। और दूसरा देखो हमारे देश में ना वैसे एक चीज ये है, सरकार ना उन दवाइयों को ना शेड्यूल H1 में डाल देती है जिनको सरकार को लगता है कि इनको खरीदने के लिए मतलब ये दवाइयां का अंधाधुंध मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी कर देती है सरकार, उनको शेड्यूल H1 में डाल देती है। शेड्यूल H1 में जो भी दवाइयां आती है ना उनको खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। तो सरकार ने क्या किया हुआ है, वैसे तो बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको शेड्यूल H1 में डाला हुआ है, यानी उनको खरीदने के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। बट दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत ये है हमारे देश में लॉ का ठीक से इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता, ये दिक्कत है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी किस प्रकार से अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ कोविड-19 के दौरान, एंटीबायोटिक ड्रग्स का उसकी जांच होनी चाहिए। समझ गए? और सॉल्यूशंस क्या है? जो देखो हमने प्रॉब्लम्स की बात की थी कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आप तभी यूज करो। आप
अपना पिछले कोर्स की बची हुई एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मत करो। जैसे पहले 5 दिन का कोर्स था, 3 दिन में ठीक हो गए, अगली बार बीमार हुए तो 2 दिन की जो दवाई पिछली बार की बची थी वही लेना स्टार्ट कर दो। नहीं, अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है। कोर्स अगर डॉक्टर देता है तो कंप्लीट करना है और कभी भी ओवर यूज नहीं करना है। अवेयरनेस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के बारे में आना बहुत जरूरी है। और सबसे लास्ट में देखो, R&D ना हमेशा चलती रहनी चाहिए। ये एक रेस है। मान लीजिए एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, वायरसेस और बैक्टीरियाज के ऊपर दवाइयों का असर, जो मार्केट में अवेलेबल एंटीबायोटिक ड्रग्स है ना, उन ड्रग्स का असर अगर बैक्टीरियाज और वायरस पर खत्म होना बंद हो जाएगा तो फिर देखो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए R&D हमेशा चलती रहनी चाहिए। नई नई एंटीबायोटिक ड्रग्स, नई नई एंटी माइक्रोब्स हमेशा मार्केट में आती रहनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब R&D ज्यादा से ज्यादा होगी। समझ गए? एक रेस है। रेस में जीतता कौन है? या तो इंसान जीतेगा जो जल्दी जल्दी R&D कर रहा है, जो नई नई एंटीबायोटिक्स बना रहा है, नए नए एंटी माइक्रोब्स बना रहा है। अगर ऐसा करता रहेगा तो इंसान जीत जाएगा। अगर इंसान अपनी अप्रोच में ढीला रह गया, अगर बैक्टीरिया वायरस जीत गए, उन्होंने रेसिस्टेंस डेवलप कर लिया और कोई नई ड्रग मार्केट में नहीं है, तो फिर देखो मतलब पहले की तरह हो जाएगा। जब पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग बीमार हो जाते, बहुत समय लग जाता ठीक होने में, वैसी सिचुएशन फिर से पैदा हो जाएगी। इसीलिए WHO ने इसे टॉप 10 थ्रेट्स में माना है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में। और हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।